नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, भारत ने जापान को पिछाड़ के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा पा लिया है विश्व भर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि आखिरकार ये जीडीपी क्या होता है, आखिरकार ये बढ़ती कैसे है, उसके अलावा कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, क्योंकि हमने तो सुना है कि नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे भारत इतनी ऊपर आया है। फिर जानेंगे क्यों आखिरकार जापान जैसी जगह हमसे पीछे हो गई, और हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर कैपिटा इनकम का जानेंगे, क्योंकि साथियों हमने ये मुकाम तो हासिल करा, लेकिन कहीं पे इतनी पॉजिटिव चीज़ें या इतनी खुशी की लहर क्यों नहीं आती दिख रही है, क्योंकि आम जनता के पास में उतना हाथ में पैसा नहीं है जितना हमने देखा कि भारत ऊपर बढ़ रहा है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल। आइए शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो है तो खुशी की ही बात, आप हर जगह देख लीजिए कि इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अहेड ऑफ जापान। ठीक है, ये जापान के आगे हमने चले गए। हमने देखा 2021 में हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था, और यूनाइटेड किंगडम को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए थे। हम सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी बन गए थे, 5वें नंबर पे आ गए थे, लेकिन जो है वो अब हमने जापान को छोड़ दिया और हम चौथे नंबर पे आ गए। आइए देख सकते हैं आप, हर तरफ जो है अखबारी खबरों में है कि इंडिया हैज़ बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अहेड ऑफ जापान। नीति आयोग के सीईओ ने बता दिया है। इसके अलावा IMF की तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई है। आइए थोड़ा समझते हैं कि अभी फिलहाल टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं विश्व भर के अंदर, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे नंबर 1 पे हमेशा की तरह यूनाइटेड स्टेट्स आता है, जिसकी अगर बात करें जीडीपी की तो $30.51 ट्रिलियन की जीडीपी है। ज़रा बहुत नहीं है, 30.51। मतलब अगर आज के टाइम पे भारत से देखो तो 7-8 गुना ज़्यादा हो गया। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना भी कम नहीं, चाइना के पास है 19.23 ट्रिलियन, अच्छा खासा अमाउंट होता है ये। जर्मनी की बात करें, जो कि मान रहे हैं कि अगले 2-4 सालों में 2028 तक हम जर्मनी को भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। जर्मनी की जीडीपी आज के टाइम पे 4.74 ट्रिलियन है, जिसमें आप सबसे ऊपरी स्तर पे सिर्फ चाइना और US को ही देख पा रहे हो। उसके नीचे सब कुछ जो है वो फिर बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है। अब भारत की बात करें तो हमारी ये 4.19 लिखा है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 4.187 ऐसी जो है फिगर में है, और 86 जो है वो आपकी जापान में। तो कुछ मात्रा से हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है। सन 2021 में हमने यूनाइटेड किंगडम को भी ओवरटेक करके आगे बढ़ लिया था। उसके बाद आता है जापान के बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, और लास्ट में 10वें नंबर पे ब्राजील का नाम आता है। 2.13 ट्रिलियन की इसकी जो जीडीपी है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि मैम हम तो बेरोजगार गरीब हैं, तो ये कैसे देश बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, इस बारे में थोड़ा सा गंभीरता से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिनको कॉन्सेप्ट बेस से नहीं पता है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी कि आखिरकार जीडीपी क्या होती है। साथियों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे पूरे देश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी सामान उत्पन्न होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं एक देश के बॉर्डर के अंदर, मतलब भारत के यहाँ सरहदों के भीतर जो भी मॉनेटरी वैल्यू में जिसका कुछ पैसा जनरेट करता हो, ऐसा गुड्स और सर्विसेज जो भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं, मतलब यूजुअली इसको 1 साल का टाइम दिया जाता है। तो 1 साल में जितने भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू वाले देश के भीतर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें जीडीपी के अंदर रखा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को अगर आप जज करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर मायने रखा जाता है। एंड इसका ज़्यादातर यूज़ होता है किसी एक देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने में। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? जिस प्रकार से आप रहते हैं। कुछ लोग बढ़िया घर में रहते हैं, बढ़िया खाते हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। तो अगर देखा जा रहा है कि देश के अंदर ज़्यादा सामान पैदा करा जा रहा है, ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही हैं, इसका मतलब लोगों का रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब रहन सहन जो है वो अच्छा है। ठीक, मतलब लोग ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है मैम जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है। साथियों, जीडीपी का जो मेजर होता है, उसे नापते हैं वो टोटल वैल्यू जो कि गुड्स की होती है और सर्विसेज की होती है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो 1 साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए, उनकी जो भी टोटल वैल्यू निकल कर आती है, उसके माध्यम से जो है इसको नापा जाता है।
फोकस किया जाता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे करें। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए कि हम कार बना रहे हैं, तो हम कार की वैल्यू को ही लेंगे। ऐसे नहीं कि पहले हमने टायर बनाया, उसकी वैल्यू को ले लिया, फिर हमने उसके अंदर स्टीयरिंग बनाया, उसकी वैल्यू को ले लिया, फिर हमने टीन तैयार करी, उसकी वैल्यू को ले लिया। ऐसा नहीं, पूरी कार बन के तैयार हुई, उसकी क्या वैल्यू है हम उसको इसमें काउंट करते हैं। ऐसा मोस्टली देखा जाता है, ठीक है ना। एंड यूजर को जो सामान देते हैं उसको देखा जाता है, बीच में जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह या आपका जो है बीच के जो सामान यूज हो रहा है उसको नहीं देखा जाता। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने का, जिससे पता चलता है कि इस पूरे देश की ओवरऑल हेल्थ और प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कितना विकास इस देश के अंदर हो रहा है। कैलकुलेशन की बात करें तो जीडीपी को अलग अलग तरीकों के माध्यम से कैलकुलेट करा जाता है, जिसमें कि एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में ये होता है कि सारे ही जो भी खर्चे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। एंड एक इनकम मेथड भी होता है, जिसमें सारी इनकम जो भी प्रोडक्शन से अर्न हुई हो उसको जोड़ दी जाती है। बहरहाल हम जो यहाँ समझेंगे वो समझेंगे कि जीडीपी जो नॉमिनल टर्म में हमारा भारत आज इतना ऊपर बढ़ा है वो क्या होता है। साथियों, जीडीपी को हम दो तरह से नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं, इसको एक एग्जाम्पल से लीजिए, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपने सोच लिया कि भाई मेरे पास सन 2011 में 10 रुपए हुआ करते थे, आज मेरे पास 100 रुपए हैं। इसका मतलब आज हमने देखा है कि 14-15 सालों में मैंने करीब करीब 10 गुना पैसा कमा लिया है। ठीक। दूसरा तरीका आप ये मान लीजिए कि आप उसी तरीके से महंगाई को भी जोड़ते चल रहे हैं कि मैं 2011 में 10 रुपए कमाता था, लेकिन तब से इतनी महंगाई भी तो बढ़ी है, तो आज के टाइम पे मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो इतनी महंगाई के हिसाब से देखें तो इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तो ये महंगाई वाला जो मामला है, इसको अगर हम जीडीपी से कंपेयर करने पे आ गए तो साथियों काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विश्व भर के अंदर इन्फ्लेशन का रेट, ये जो है ना, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस में जो भी इंक्रीमेंट होता है वक्त के साथ साथ, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हर देश में एक जैसा नहीं होता। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, तो कितनी तेजी में वहां बढ़ रहा है ना, भारत में अपने हिसाब से नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। तो इस वजह से पूरे विश्व के अंदर अगर आपको कंपेयर करना है किसी की जीडीपी को, तो इन्फ्लेशन को मायने में रखेंगे तो हर जगह का अलग अलग उल्टा सीधा आंकड़ा सामने आ जाएगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे एक बेस ईयर के बेसिस पे देखा जाता है। भारत के भी रेफरेंस में बेस ईयर है जो कि 11-12 है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए। तो इसमें कौन सा हुआ? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होती है वो एडजस्ट होती है फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ जब हम चलते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। तो ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर तो होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ की। आज के टाइम पे अगर हम अपनी जीडीपी रियल जीडीपी के हिसाब से निकालेंगे तो शायद उतनी अच्छी ना आए, मतलब इतना बढ़िया नहीं आएगा, लेकिन हाँ एकदम एक्यूरेट हमें एकदम सही चीज पता चलेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हम विश्व भर के सारे देशों के साथ में ऐसे ही कंपेयर करने लग जाएंगे तो कहीं पे उल्टा कहीं पे सीधा आएगा, सही कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे उपयोग होता है मेथड नॉमिनल जीडीपी का, मतलब ऐसे जिसमें प्राइस के चेंजेस को एडजस्ट नहीं किया जाता, एक बेस ईयर के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। बात क्लियर हो गई आपको? आइए अब जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें। देखिए, जीडीपी वक्त के साथ साथ बदलती है, इसको परसेंटेज में हम ध्यान देते हैं और यही हमें बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश की क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश ने 100 बिलियन वर्थ के किसी सामान या सर्विसेज को प्रोड्यूस करा एक साल के अंदर, तो उस देश की जीडीपी जो होगी वो 100 बिलियन कहलाएगी। बात खत्म हो गई, आपको समझ में आई? अब जब ये खबर सामने आई तो देश के बड़े बड़े लोगों ने, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह ने, खूब अच्छे माध्यम से अपनी को एक्सप्रेस करा और कहा कि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इनक्रेडिबल अचीवमेंट है इसकी, भारत हमारा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आनंद महिंद्रा ने भी इसी बात की काफी खुशी दी और इस बात को सामने बताया। अब थोड़ा समझते हैं कि जीडीपी जो है वो कैसे बढ़ती है। साथियों, जीडीपी के बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन देश के अंदर और बढ़ गया, ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, गवर्नमेंट और ज़्यादा खर्चा करती है, तो इसका मतलब और स्पेंड करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग और खरीदने की डिमांड करेंगे, और जब और खरीदने की डिमांड करेंगे तो और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, है। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो हम बाहर सामान भेज के अपने यहाँ बनाते हैं, बाहर भेजते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसलिए जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की देश के अंदर है वो इस तरीके से बढ़िया से निकलती है।
अब थोड़ा और समझिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट हुआ तो और प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर स्किल और अच्छी हुई तो प्रोडक्शन और अच्छा हुआ, अच्छे से मैनेजमेंट हुआ तो बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट देश के अंदर कैसे आता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट आता है, सरकार इन्वेस्ट करती है, एफडीआई आता है, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर के लोग विदेशी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही सरकार जो स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैंने बताई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ना, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, ये सब बनाती है। उसके अलावा सोशल प्रोग्राम पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, सोशल फैक्टर्स पे सरकार खर्चा करती है और अपनी टैक्स पॉलिसियों में भी बदलाव लेकर आती है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, इंपोर्ट हमारा कम होना, है ना, बाहर से मतलब हम यहाँ निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं। और भी पॉपुलेशन है, जैसे देश की जनता का बढ़ना। अब हमारी ही देश की जनता, आपने देखा कि चाइना को पिछाड़ के हम सबसे बड़ी देश की जनता, मतलब सबसे बड़ी आबादी वाले देश विश्व भर के अंदर बन गए हैं। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा खाने पीने और चीज़ों की डिमांड। उसके अलावा कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग, जब लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं तो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीज़न। और टैक्स की पॉलिसी, अगर टैक्स सरकार कम लगाएगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा हाथ में रहेगा खर्चा करने के लिए। क्लियर हो गई बात? अब आप ये कहेंगे कि मैम जापान तो इतना विकसित देश है, आखिरकार जापान से हम ऊपर कैसे निकल गए? साथियों, जब कोई चीज़ विकसित होती है, ठीक है, डेवलप्ड होती है, तो उस नेशन को ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपिंग नेशन बहुत तेजी से पार कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट रेट को। ऐसा क्यों? साथियों देखिए, आपके पास, आपके इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि आप एक घर में गाड़ी भी है, आप एक घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, सोफे हैं बढ़िया बढ़िया, आप एक घर में बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ हैं। और कंपैरेटिवली एक बहुत गरीब आदमी है जिसके पास में अभी साइकिल तक नहीं है, तो उसके पास साइकिल, स्कूटर, उसके बाद बाइक, उसके बाद जो है वो कार और दुनिया भर की एसी, पंखा, सब कुछ लगाने के रास्ते खुले हैं। लेकिन आप हद से ज़्यादा क्या इंप्रूवमेंट कर लोगे? उन्हीं चीज़ों में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो ना। तो विकसित देशों में यही देखा जाता है, वहाँ पे लोगों के लिए जितनी चीज़ें डिमांडेड थी वो सारी ऑलरेडी हो गई हैं, तो और प्रोडक्शन और चीज़ों को करने की जो मार्जिन है वो बहुत कम रह जाता है। अब कंपैरिजन हमारे देश में अगर हम देखें तो हम जो बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट करीब 6.5% से बढ़ रहा है। और इसी के चलते हमने कहा ना कि हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे आगे आने वाले 2-3 सालों में। लेकिन वही जगह जापान की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.3% से बढ़ रहा है। मतलब इसका अगर हम देखें ना, जापान का रेट जो रिपोर्ट Q3 में करा गया है वो इतना ही सा है। तो इससे क्या है कि इनके पास, हालांकि अगर अभी और चीज़ों पे आएंगे तो आप समझेंगे कि हम जापान से बहुत पीछे हैं अगर हम नॉर्मल चीज़ों में आ जाएं तो, ठीक है। उसके अलावा जापान के पीछे होने का कुछ और भी कारण है, वहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जो भी उस देश को अपनी पॉपुलेशन के लिए करना था उसने कर दिया, सब कुछ सिक्योरिटी दे दी। इसके अलावा वहाँ पे ये वो निर्यात बहुत करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो आप कहेंगे एक्सपोर्ट से क्या लेना देना, उससे तो पैसा आएगा। लेकिन दुनिया भर की कंपनी वहाँ बनाती है तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ वहाँ के लिए नहीं है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए, और कंपनियाँ वहाँ बना रही हैं। उसके अलावा चाइना वहाँ एक बढ़िया प्लेयर निकल के आ रहा है। उसके अलावा उसके अंदर ईस्ट एशियन कॉम्पिटिटर बहुत है। देखिए ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन जापान खुद में ही एक बहुत बड़ा विकसित देश है। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि आप कहेंगे मैम विश्व भर के अंदर लोग कह रहे हैं वाह 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 फोर्थ इकोनॉमी, लेकिन हम लोगों के पास कुछ ऐसा पैसा देखने को क्यों नहीं मिल रहा? हमने क्यों नहीं पैसा कमाया, हमारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि साथियों एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है पर कैपिटा इनकम का। ये क्या होता है मैम? देखिए 100 लोग हैं और आप 100 रुपए को 100 लोग में डिवाइड करो तो कितना पैसा एक हाथ के आएगा? 1 रुपया आएगा ना। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 100 लोग हैं और 100 लोग में हम 50 रुपए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को दे दें और बाकी जो 90 लोग बचे उनको हम बाकी के 50 रुपए दें, तो हर आदमी के हाथ में बहुत ही, जो 90 लोग हैं उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ अठन्नी आएगी, लेकिन बाकी के पास 5-5 रुपए आएंगे। तो ये आप डिफरेंस देख रहे हो ना। आइए अब इससे एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं, पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे कि आपकी जो भी देश का पूरा पैसा वो कमा रहा है उस देश को उसकी पूरी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है निकल आई प्रति व्यक्ति आय। इसको और इजी तरीके से समझिए, जैसे आपके घर की इनकम मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है और आपके घर में 5 सदस्य रहते हैं। तो अगर आपसे नॉमिनल पूछा जाए नॉर्मल तौर पे कि भाई साहब हर आदमी कितना पैसा कमाता होगा, तो आप उन 5 सदस्यों को 1 लाख रुपए से डिवाइड कर दोगे और ऐसे बता दोगे कि 20,000 रुपए हर व्यक्ति कमाता है। पर इसमें भी आप मुझसे बात कहोगे ना कि मैम ऐसी बात नहीं है, उसमें 3 तो छोटे बच्चे हैं, 2 तो बड़े माँ बाप हैं, तो वही दोनों कमाते हैं बाकी नहीं कमाते हैं।
यही देश पे भी रखेंगे। फिलहाल आप पर कैपिटा इनकम अगर समझे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि हाँ मैं समझ गया। थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते हैं। पर कैपिटा इनकम ये एक एवरेज इनकम होती है एक व्यक्ति की विद इन द स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि किसी देश के अंदर, सिटी के अंदर, रीजन के अंदर, आप कहीं भी निकाल सकते हो। इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ एरिया को, पूरा एरिया है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मेजर ज्यादातर यूज किया जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर देखने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसा रहन सहन कैसा है, जितना जिसके पास ज्यादा पैसा उतना उसका अच्छा रहन सहन। ठीक है, अब बढ़ती हमारी पॉपुलेशन और भीड़ के बीच में हमने देखा कि हमारा पर कैपिटा इनकम कुछ खास अच्छा नहीं है। देखा जाए तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम पिछले 10 सालों में डबल तो हुई है। पहले करीब $1438 हुआ करती थी पर व्यक्ति, ये आप सोच लीजिए करीब करीब हो गया ये 1,05,000 रुपए लगभग 2013-14 में, ये बढ़ के $2,830 हो गई। अगर हम मोटा मोटा इसको देख लें तो वही करीब 2-2.5 लाख रुपए के आसपास 2025 तक है। अब 2-2.5 लाख रुपए एक साल की बात कर रही हूँ, एवरेज तौर पे देख लें तो इंसान 15,000 रुपए के आसपास महीने का कमा रहा होगा। एक एवरेज बता रही हूँ, टोटल कैलकुलेशन है। माना जा रहा है कि भारत 2047 तक बहुत ही अच्छे तरीके से इन विकसित देशों के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन जापान की आज भी हम बात करें तो जापान की ये प्रति व्यक्ति आय हमसे 12 गुना ज्यादा है साथियों। पॉपुलेशन भी कम और प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के पीछे एक दुख यहाँ ये रह जाता है कि हमारे देश के करीब ऐसा देखा जाए कि जो एक बड़ा सम है वो एक अमीरों के पास सेक्शन चला जाता है। मतलब 40% के आसपास पैसा तो हमारे उन टॉप अमीरों के पास है और बाकी का जो 60% है उसमें पूरे देश के 140 करोड़ लोग जो है वो लेके घूम रहे हैं। तो इस वजह से इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हम यूएस जैसे देश की बात करें तो 1980s में ही उन्होंने ये आंकड़ा छू लिया था, जो कि आज हम देखें जापान वगैरह का होगा, या आज हम देखें $12,000-14,000 जो है जो चाइना वगैरह का है, वो उस समय यूएस का हुआ करता था। चाइना की बात करें तो पिछले 18 वर्षों में 18 से 20 वर्षों में इसने बहुत तेजी से ग्रोथ करी है। पहले भी इतना ही था लेकिन आज हमसे करीब जो है 4-5 गुना ज़्यादा है। तो हमें हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर एक व्यक्ति ही अमीर नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा तो खुशी करने की देखिए बात है, अच्छी बात है, हम ऊपर बढ़े, लेकिन हमें इस बात को गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये पैसा हर एक व्यक्ति के हाथ में हो ताकि देश की ऐसी सेलिब्रेशंस पे हर एक व्यक्ति सेलिब्रेट करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट करिए अपने व्यूज को कि आप क्या सोचते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपए पर मंथ में। जाड़ा गर्मी हो या बरसात आप इसको बेहतरीन तरीके से अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRF सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए पूरा धन्यवाद और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। आपको हर एक माइन्यूट डिटेल हर जगह मिलेगी। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।